उत्तर प्रदेश का राज्य विशेष देखेंगे। टोटल 46 पेज के अराउंड है। देखो पहले हम जो प्रीवियस ट्रेंड्स हैं उसको देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। पहले तो देखो हम कला और संस्कृति यानी कि यूपी की बात कर रहे हैं हम। यूपी में जो कला और संस्कृति है, आर्ट एंड कल्चर, भूगोल यूपी का, राज्य व्यवस्था यूपी की, अर्थव्यवस्था, कृषि, सामाजिक एवं जनसंख्यिकी पक्ष, परिवहन, पर्यटन पर्यटन एवं सांस्कृतिक धरोहर, जो एनवायरमेंट वगैरह आती है, पर्यावरण परिस्थितियाँ समसामयिकी यानी कि उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स वगैरह। तो देखो मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं ना, अगर हम टोटल देखें, अगर वैसे टोटल ही देख लें जो 25 से अब तक का मतलब 15 से देख लें 10 साल का, तो सबसे ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर है जो है, और जो कृषि है, एग्रीकल्चर पोर्शन से भी काफ़ी क्वेश्चन्स आते हैं। ओवरऑल सबसे पोर्शन से ही छोटे छोटे क्वेश्चन्स आते हैं। अगर एक साल में बात करी जाए तो यूपी से जैसे 2025 में 12 क्वेश्चन, जो अब इसमें तो, इस 23 में 16 आए थे, इस तरह करके आए थे। 17 में और 16 में पहले ज़्यादा आते थे, लेकिन हाँ 12 से 13 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आते ही आते हैं हर साल। जो प्री का एग्जाम होता है उसमें 12 से 13 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूपी जो स्पेशल है, यूपी स्पेशल है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आर्ट एंड कल्चर ही देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति। उत्तर प्रदेश, देखो सबसे पहले मैं थ्योरी ही पढ़ लूंगा, उसके बाद में हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे ताकि हम क्वेश्चन की जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो भी ले सकें। देखो उत्तर प्रदेश की संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश। तो मोस्टली दो ही बातें आती हैं कि कहाँ पर स्थित है और कब स्थापित की गई। देखो संगीत, उत्तर प्रदेश की संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। और स्थापना कब हुई? 13 नवंबर 1963 को। और काम किया है इसका? संगीत, नाटक, नृत्य एवं लोक कलाओं का संरक्षण, कलाओं कलाकारों को सम्मान एवं प्रोत्साहन। तो क्वेश्चन भी यही था कि देखो उत्तर प्रदेश की संगीत नाटक अकादमी के बारे में हमें क्वेश्चन था कि कब बनाई गई, कब बनाई गई। तो 13 नवंबर 1963 को। कब बनाई गई? वो 13 नवंबर 1963 को बनाई गई। कहाँ बनाई गई भैया? लखनऊ में बनाई गई। तो दोनों ही रॉन्ग है, तो इस तरह से डी वाला आंसर है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख सांस्कृतिक संस्थाओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कहाँ बनाई गई? लखनऊ में बनाई गई। कब बनाई गई? 1965 में बनाई गई। क्या काम था? चित्रकला, मूर्तिकला एवं अन्य ललित कलाओं के विकास के लिए, है ना। और क्या है? एक स्वायत्त संस्था है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ, भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ है? लखनऊ में है। काम क्या है? रंगमंच थिएटर की शिक्षा है, प्रशिक्षण और नाट्य गतिविधियों के लिए प्रमुख संस्थान है। अच्छा जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। भातखंडे, भातखंडे संगीत संस्थान, भातखंडे संगीत संस्थान डीम्ड विश्वविद्यालय कहाँ है? लखनऊ में। कब आया? 1926 में आया। ओके। काम क्या है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा एवं शोध का प्रसिद्ध राष्ट्रीय केंद्र। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रयाग संगीत समिति कहाँ पर है? प्रयाग संगीत समिति नाम से प्रयागराज में है। कब आई? 1926 में आई। संगीत शिक्षा, प्रशिक्षण और संगीत परीक्षाओं के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी। नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय उपकेंद्र, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय उपकेंद्र कहाँ है? वाराणसी में है। कब आया? 2018 में आया। काम क्या है? नाटक एवं रंगमंच की व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करता है। ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ पर है? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज में है। हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार प्रसार एवं साहित्यिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध संस्था है। नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, है ना, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी। तो ये कहाँ पर है? लखनऊ में। उर्दू भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन हेतु कार्य करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ही देख लेते हैं। अभी हमने देखा था राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी लखनऊ हुआ 1962। ललित कला, राज्य ललित कला अकादमी में काम क्या होता है? चित्रकला, मूर्तिकला, दृश्यकला का। ओके। संगीत नाटक अकादमी हमने लखनऊ में 1963 में देख ली थी। उत्तर प्रदेश संगीत वाली 1963 में। ललित कला वाली 1962 में लखनऊ में। संगीत वाली 1963 में लखनऊ में, है ना। और संगीत, नृत्य, नाटक, लोक कला काम है नाट्य वाली लखनऊ में ही, नाट्य वाली भी लखनऊ में 1975 में, यानी कि दो 1962, 1963, 1975 रंगमंच वाली। और शोध अयोध्या शोध संस्थान 1986 में अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान है। अब यही क्वेश्चन कहता है कि ललित अकादमी हमने कहा था 1900, देखो कब आई, देखो क्या कह रहे हैं ना, अकादमी का नाम और स्थापना। तो अभी हमने देखा ललित वाली कहाँ थी? ललित कला अकादमी 1962 में। तो क्वेश्चन देखते हैं, ए का 4 होना चाहिए। चलो 4 तो है।
तो देख लेते हैं ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब देखते हैं कौन सा नेक्स्ट देख लेते हैं। सी वाला देख लो, ये कि भारतेंदु नाट्य अकादमी। भारतेंदु नाट्य अकादमी जो है अभी हमने देखी थी, ये भी लखनऊ में थी और 1975 में आई थी, 1975 में। तो यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा, ये वाला। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों दर्शनीय स्थल हैं और उत्तर प्रदेश के जिले हैं, यानी कि कौन सा दर्शनीय स्थल जो एक तरह से स्मारक वगैरह है कोई भी, और उन किस जिले में है उत्तर प्रदेश के। तो पहले देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख दर्शनीय स्थल एवं पर्यटन स्थल, उसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से उत्तर प्रदेश में पर्यटन स्थल और दर्शनीय स्थल वगैरह हैं। जिले में आगरा, आगरा जिले में देखो मुगल विरासत केंद्र है। आगरा में क्या क्या है, देखो ताजमहल है, आगरा का किला है और फतेहपुर सीकरी है। ताजमहल की जब हम बात करते हैं तो विश्व धरोहर स्थल है और प्रेम का प्रतीक है। आगरा का किला जिसकी बात करते हैं मुगल स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा बसाया गया एक ऐतिहासिक नगर था। इसी तरह अब नेक्स्ट देखते हैं वाराणसी। वाराणसी आध्यात्मिक राजधानी है। आगरा जैसे मुगल विरासत केंद्र था, ऐसे ही वाराणसी क्या है, आध्यात्मिक राजधानी। देखो यहाँ पे तीन चीज, यहाँ पे भी है काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। दशा क्या है, दशाश्वमेध घाट, दशाश्वमेध घाट। ओके, दशाश्वमेध घाट, इसमें क्या होता है, गंगा आरती के लिए प्रसिद्ध है। सारनाथ जो है भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थल है। ये बस अब वाराणसी में है। अब देखो अयोध्या की बात कर लेते हैं। अयोध्या क्या है, राम जन्मभूमि है। यहाँ पे भगवान श्री राम की जन्मस्थली, और हनुमानगढ़ी है, प्रमुख धार्मिक ऐतिहासिक मंदिर है यहाँ भी। मथुरा वृंदावन कृष्ण की नगरी है, कि श्री कृष्ण जन्मभूमि है मथुरा में। बांके बिहारी मंदिर भी वृंदावन में है, प्रेम मंदिर और इस्कॉन टेम्पल। लखनऊ की बात कर लेते हैं। लखनऊ नवाबी शहर है। लखनऊ क्या है, नवाबी शहर। बड़ा इमाम बाड़ा है, भूल भुलैया के लिए प्रसिद्ध है ना। छोटा इमाम बाड़ा भी यही है। रूमी दरवाजा जो अवध स्थापत्य का प्रतीक है। प्रयागराज की बात कर लेते हैं। प्रयागराज त्रिवेणी संगम है, यहाँ पे गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है। आनंद भवन स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा एक ऐतिहासिक स्थल है। और देख लेते हैं, तो इस क्वेश्चन में देख लो और देख लो। तो इन्होंने क्या किया है, देखो एक चीज और है, 52 इमली शहीद स्मारक। ये क्या है भैया, फतेहपुर में है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित यह एक ऐतिहासिक स्थल फतेहपुर जनपद में स्थित है। समस्तपुर पक्षी विहार कहाँ पर है, रायबरेली जनपद में है। देवी पाटन मंदिर बलरामपुर जनपद में है। चीनी मंदिर श्रावस्ती में स्थित है। ओके, तो यहाँ पे देख लो, ये कह रहे हैं कि कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पे देखो एक ही सही सुमेलित है, 52 इमली शहीद स्मारक, जो कि फतेहपुर में है। ओके, अब देखते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के चारकुला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अभी देखते हैं पहले उत्तर प्रदेश के नृत्य वगैरह। देखो, चारकुला, चारकुला नृत्य में महिलाएं पर्दा ढककर अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिड चारकुला संतुलित करती हैं। यह नृत्य प्रायः भगवान श्री कृष्ण से संबंधित गीतों पर किया जाता है। चारकुला नृत्य जो है देखो, वो है ब्रज क्षेत्र का, मथुरा का। प्रमुख अवसर कब होता है भैया, होली के तीसरे दिन होता है। धार्मिक मान्यता है कि राधा के जन्म दिवस से जुड़ा हुआ है ये। विशेषता क्या है, सिर पर बहुस्तरीय लकड़ी के पिरामिड नृत्य रखे पिरामिड रख के नृत्य किया जाता है। और चारकुला नृत्य जो है उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जो कि मथुरा में क्षेत्र में। ओके, तो ये देखो इसमें सही कौन सा है, सही उत्तर है इसका, क्या कह रहे हैं ना, चारकुला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर बताना है। इसमें सही उत्तर कौन सा है, इसमें बी, यानी कि बी कौन सा है, इस नृत्य में पर्दा ढककर महिलाएं सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिड संतुलित करती हैं और कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं। और ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है, ये ब्रज प्रांत में है, जो कि मथुरा में। ओके, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, देखो ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य, एक तो चारकुला नृत्य अभी हमने देखा था, जिसमें महिलाएं सिर पर 108 जलते दीपकों वाला चरकुला रखकर नृत्य करती हैं। 108 दीपकों वाला, है ना। इस तरह रासलीला है, जो भगवान श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं पर आधारित है और मथुरा वृंदावन क्षेत्र में होती है। झूला नृत्य की बात होती है। झूला नृत्य कहाँ पे है, सावन मास में मंदिरों और उत्सवों के दौरान किया जाता है। अगला देखते हैं, शास्त्रीय परंपरा से जुड़ा नृत्य। शास्त्रीय परंपराओं से जुड़ा हुए नृत्य कौन से हैं, कथक। भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से ही हुई है कथक की। कथा कहने की कला के रूप में प्रसिद्ध है। कथक क्या है, कथा कहने की कला।
अच्छा, पूर्वांचल क्षेत्र के लोक नृत्य देख लेते हैं। तो एक तो है यहाँ पे धोबिया नृत्य। क्या है? धोबिया नृत्य। धोबी समुदायों से संबंधित है और एक कलाकार धोबी, दूसरा गधे की भूमिका निभाता है। एक कलाकार धोबी और दूसरा गधे की भूमिका निभाता है इसमें। एक है हमारा नटवारी नृत्य। तो इसमें क्या है, अहीर समुदाय से द्वारा किया जाता है। कि नटवारी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? अहीर समुदाय द्वारा। कटघोड़वा नृत्य, ये लोक आस्था और मनोरंजन से जुड़ा हुआ है। कर्मा नृत्य किससे जुड़ा हुआ है भैया? कर्मा नृत्य जुड़ा हुआ है मिर्जापुर और सोनभद्र की खरवार जनजातियों द्वारा प्रेरित है। कर्मा नृत्य मिर्जापुर और सोनभद्र की खरवार जनजातियों द्वारा प्रेरित। अब देखो बुंदेलखंडी क्षेत्र के लिए कौन कौन से नृत्य हैं। देखो राई नृत्य एक तो बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ओके। जन्माष्टमी और उत्सवों पर प्रमुख है। ख्याल नृत्य क्या होता है? ख्याल नृत्य ये पुत्र रत्न की प्राप्ति जैसे शुभ अवसरों पर किया जाता है। पारंपरिक गायन नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। एक है हमारा लोक नाटक परंपरा। ओके, नौटंकी जिसे कहते हैं। संगीत नृत्य और अभिनय का समन्वय है। एक होती है रामलीला, भगवान राम के जीवन पर आधारित नृत्य नाटक है और दशहरे के अवसर पर पूरे राज्य में मंचन होता है। ओके, तो क्वेश्चन हमने देख लिया था चरकुला के ऊपर था। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संबंध में कौन से कथन सही हैं। तो इसमें देख लो, एक ही सही है कि इस प्रदेश के अनेक उत्खनित स्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि की प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो आगे देख लेते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थल से कृषि के अत्यंत प्राचीन प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ओके, नवीनतम पुरातात्विक खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित कौन सी जगह है? लहरादेव नामक स्थल से प्राप्त हुए हैं। ओके, यहाँ से 9000 से 7000 ईसा पूर्व के बीच धान जो कि चावल है के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह खोज वैश्विक स्तर पर कृषि के प्राचीन इतिहास को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि इसमें क्या था कि प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न। देखो उत्तर प्रदेश में लहरादेव से प्राचीनतम कृषि अन्न केवल धान जो कि चावल प्राप्त हुआ है। जौ बार्ले जो कि बार्ले है प्राचीनतम प्रमाण मुक्त उत्तर पश्चिम भारत और मेहरगढ़ क्षेत्र से जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश से नहीं जुड़े हुए हैं, मेहरगढ़ से जुड़े हुए हैं। और लहुरादेव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है। भारत में कृषि का सबसे प्राचीनतम जो है ज्ञात स्थल है और चावल की खेती के सबसे पुराने प्रमाण मिले हैं यहाँ से। नवपाषाण काल में मानव ने स्थायी जीवन, कृषि और पशुपालन की शुरुआत की थी और उत्तर प्रदेश में भारतीय कृषि इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये भी। अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है? तो देखो कौन है, अब्दुल बिस्मिल्लाह। आधुनिक हिंदी उपन्यास है झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक अब्दुल बिस्मिल्लाह हैं। यह उपन्यास बनारस के बुनकर समाज के जीवन संघर्ष, सामाजिक आर्थिक समस्याओं एवं सांस्कृतिक यथार्थ पर आधारित है। इस उपन्यास में लोक जीवन, श्रमिक चेतना और सामाजिक विषमता का प्रभावशाली चित्रण मिलता है। हिंदी साहित्य में इसे यथार्थवादी और सामाजिक सरोकार से जुड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाया? तो कहाँ मनाया था भैया? शाहजहांपुर में। ओके, तो इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं थोड़ी कि 11 जून 2021 को भारत सरकार ने केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। और देखो ये कहाँ हुआ? शाहजहाँपुर में हुआ। क्योंकि यहाँ पर क्यों हुआ शाहजहाँपुर में? क्योंकि यहाँ पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म स्थान था। अब देखो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में देख लो। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल इनका जन्म हुआ था 11 जून 1897 को। कहाँ हुआ था? शाहजहाँपुर में हुआ था, है। और देखो जन्म तो इनका 11 जून 1897 शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका प्रमुख संगठन कौन सा था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA। और स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1924 में। किस और कौन से शामिल हुए थे जो जिन्होंने स्थापना की थी? योगेश चंद्र चटर्जी, सचिंद्र नाथ सान्याल के साथ। ओके, अब देखो और भी फैक्ट देख लेते हैं। जैसे काकोरी कांड 1925 हुआ था। काकोरी लखनऊ के पास है, वहाँ पे इनके साथी थे अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी और फांसी पाने वाले चौथे क्रांतिकारी जो थे वहाँ पे रामप्रसाद बिस्मिल थे। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में मनाया गया था। सही है। अब देख लो उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। 1857 की क्रांति उत्तर प्रदेश के विद्रोह का प्रमुख उत्तर प्रदेश जो है विद्रोह का प्रमुख केंद्र रहा था। सही है।
लक्ष्मीबाई जो कि झांसी में, बेगम हजरत महल जो कि लखनऊ में, इन दोनों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। 1857 के बाद प्रदेश में विद्रोही चेतना बनी रही, जिसके आगे चलकर संगठित क्रांतिकारी आंदोलन का रूप ले लिया। अब देख लो, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA थी, स्थापना 1920 के दशक में हुई थी। ब्रिटिश शासन को बलपूर्वक समाप्त किया गया, है ना। भारत में उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य ये था ब्रिटिश शासन को बलपूर्वक समाप्त करना, भारत में गणराज्य की स्थापना करना। प्रमुख नेता कौन से थे इसके? चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, शशीन्द्र नाथ सान्याल। काकोरी जो कांड है 1925, इसकी बात करते हैं। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। काकोरी लखनऊ के निकट है। HRA जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के थी, उसके क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना ले जा रही ट्रेन को रोककर धन लूट लिया। यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे साहसिक क्रांतिकारी कार्यों में से था। इसके बाद बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां और फांसियां हुई थी। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्रांतिकारी केंद्र देखो, शाहजहाँपुर, कानपुर, इलाहाबाद, प्रयागराज जो कि है, लखनऊ, बनारस और जिसे वाराणसी बोल रहे हैं। अब देखो, प्रमुख प्रमुख जो है क्रांतिकारी जो थे वो कौन कौन से हैं? चंद्रशेखर आजाद, साहस और नेतृत्व के प्रतीक थे ये। रामप्रसाद बिस्मिल, कवि और संगठनकर्ता भी थे। अशफाक उल्ला खां, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। और सच्चिदानंद सान्याल, वैचारिक मार्गदर्शक थे। देखो, जा दिन जन्म भयो का धरती धसी अढ़ाई हाथ। उपयुक्त उक्ति लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से? तो देखो, आल्हा। किससे? आल्हा से। उपयुक्त पंक्ति उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक काव्य आल्हा से संबंधित है। आल्हा क्या है भैया? वीर गाथा काल का एक प्रसिद्ध छंदबद्ध लोक महाकाव्य है आल्हा। इसकी रचना का श्रेय किसे जाता है? जगनिक कवि को दिया जाता है। किसे? जगनिक कवि। यह काव्य परमार लाशों पर आधारित है। इसमें महोबा के वीर आल्हा और उदल की वीरता, युद्ध कौशल और पराक्रम का वर्णन मिलता है। महोबा के वीर कौन थे? आल्हा और उदल। आगे देखते हैं। देखो, लोकगीत की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकगीत जीवन के विभिन्न संस्कारों, ऋतुओं और उत्सवों से जुड़े हुए हैं। अब देखो, विरहा जो सुना है, इस विरह कहाँ होता है? पूर्वांचल में। किस लिए होता है? विरह, वीरता और सामाजिक संघर्ष के लिए। विशेषता है इसकी, राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकगीत है। सोहर, अवसर, संतान जन्म, प्रकृति, मंगल गीत, है ना। मंगल गीत है एक तरह से ये, और अवसर है संतान के जन्म पे होता है ना। प्रसिद्ध लोकगीत है। कजरी, कजरी की बात कर लेते हैं हम। कहाँ पर होता है भैया? ये मिर्जापुर में होता है, वाराणसी में, है ना। कौन सी ऋतु में होता है? वर्षा ऋतु में। इसका भाव क्या है? श्रृंगार एवं विरह। इसी तरह आल्हा की बात कर लेते हैं। आल्हा तो इस क्षेत्र बुंदेलखंड में होता है। आल्हा वीर रस का है। आल्हा उदल की वीर गाथाओं इसकी विषय है। होली एवं फॉग, होली एवं फाग ब्रज में होता है, होली पर्व पे होता है। उसका भाव भक्ति, हास्य और श्रृंगार है। रसिया, ओके, रसिया तो ब्रज में होता है, प्रकृति है, प्रेम एवं कृष्ण भक्ति प्रधान लोक गायन है। अब लोक कथाओं की बात कर लेते हैं। लोक कथाएं मनोरंजन के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी देती हैं। पौराणिक एवं धार्मिक कथाएं, रामलीला, कृष्ण लीला से संबंधित कथाएं, ओके। हास्य कथाएं, शेख चिल्ली की कहानियां, अकबर बीरबल के किस्से। वीर कथाएं हैं, ढोला मारू है, नल दंपत्ति है ना, नल दमयंती। लोक नाट्य की बात करते हैं। लोक साहित्य को मंचीय और दृश्य रूप से देखने में लोक नाट्यों की भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लोक साहित्य को मंचीय एवं दृश्य रूप से देने के लिए, लोक साहित्य होते हैं ना, उनको मंचीय और दृश्य रूप दे दिया जाता है, तो वो क्या बन जाते हैं? लोक नाट्य। अब इसमें कौन कौन से लोक नाट्य भैया? नौटंकी उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय लोक नाट्य है। संगीत, नृत्य और संवाद का समन्वय। रामलीला, भगवान राम का जीवन, इसको प्रसिद्ध किया है वैसे तो वाराणसी चित्रकूट में। स्वाग, है ना, स्वांग की बात करते हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। प्रकृति है संगीत में और व्यंग्यात्मक नाट्य शैली। अब देखो, प्रमुख क्षेत्रीय भाषाएं एवं लोक साहित्य। उत्तर प्रदेश के लोक साहित्य का विकास मुख्यतः स्थानीय बोलियों में हुआ, जैसे कि ब्रज भाषा। प्रकृति क्या है? कि भक्ति काव्य। प्रमुख परंपरा कृष्ण भक्ति ही है। अवधि की बात कर लेते हैं। अवधि भाषा धार्मिक एवं कथा प्रधान साहित्य है। बुंदेली भाषा वीर रस, कृषि एवं ग्रामीण जीवन से जुड़े गीत हैं। भोजपुरी भाषा प्रकृति क्या है इसकी? संस्कार गीत, जो कि भोजपुरी का है संस्कार गीत, सामाजिक और पारिवारिक वेश है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देख लो, लोकगीत और गायन का अवसर।
कौन सा लोकगीत कब गाया जाता है, यही है। अभी हमने देखा था वैसे रसिया, एक तरह से रसिया ब्रज से संबंधित है ना, सी का टू, यानी कि सी का टू, तो देखो एक तरह से यही होना चाहिए ए। देखो सिर्फ सी से ही मैंने बता दिया, रसिया का अगर हमें पता तो इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर दे ले। तो इसी तरह देख लेते हैं, देखो चौथी, चौथी जो है हमारा मौसमी गीत है। चौथी क्या है, मौसमी गीत, और चैत्र मास में गाया जाने वाला लोकगीत है। कजरी क्या है, कजरी विवाह एवं मौसमी गीत है जो कि वर्षा ऋतु एवं सामाजिक अवसरों पर गाया जाता है। रसिया ब्रज का लोकगीत है, ब्रज क्षेत्र से संबंधित कृष्ण लीला पर आधारित है। सोहर संस्कार गीत है, जन्म के अवसर पर गाए जाने वाला गीत है। और देख लो, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस क्षेत्र, किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं। देखो नौचंदी का मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही आते हैं। तो देखो नौचंदी का मेला कहाँ लगता है भैया, उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में नौचंदी मेला लगता है। यह मेला हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द एवं एकता का उत्कृष्ट उदाहरण है। नौचंदी मेला में एक और नौचंदी देवी का प्राचीन मंदिर स्थित है। वहीं उसी परिसर के सामने मियाँ बदन शाह की मूर्ति की दरगाह भी है। दो चीजें हैं यहाँ पे, नौचंदी मैदान में क्या है, एक और नौचंदी देवी का प्राचीन मंदिर है, ओके। दूसरे परिसर में सामने की तरफ क्या है, मियाँ मदन शाह की दरगाह। इसी कारण इस मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय की समान भागीदारी रहती है। अब देख लो बाबा का मेला, ये कहाँ लगता है भैया, बावरे बाबा का मेला मुख्यतः एक विशेष धार्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। फूल डोल का मेला, फूल डोल का मेला क्या है, बृहद क्षेत्र का वैष्णव परंपरा पर आधारित उत्सव है। बटेश्वर का मेला आगरा जनपद में यमुना तट पर आयोजित प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक मेला है बटेश्वर। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक मेले। देखो धार्मिक एवं आध्यात्मिक मेले देख लो पहले। एक लगता है माघ मेला, जो कि लगता है प्रयागराज में, है ना। त्रिवेणी संगम है, प्रयागराज में क्या है, त्रिवेणी संगम। अवधि 2026 3 जनवरी से 15 फरवरी लगा था, 2026 में अभी लगा था 3 जनवरी से 15 फरवरी तक। पूर्व स्नान पर मकर संक्रांति 15 जनवरी, है ना। मौनी अमावस्या महाशिवरात्रि 15 फरवरी। मकर संक्रांति से चालू होता है और महाशिवरात्रि तक रहता है, एक तरह से 15 जनवरी से। देखो रहा है ना, ये 15 फरवरी तक रहा है। महत्व क्या है, वार्षिक धार्मिक मेला है, कुंभ का लघु रूप है, एक तरह से छोटा सा रूप कुंभ का। कुंभ मेला कहाँ लगता है, प्रयागराज में लगता है। हर 12 वर्ष में एक बार लगता है, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। गढ़ मुक्तेश्वर मेला कहाँ लगता है, हापुड़ में लगता है। कार्तिक पूर्णिमा पे लगता है, गंगा तट पर लगता है, और प्राचीन धार्मिक मेला है। गोला गोकर्णनाथ मेला, गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी में लगता है, मकर संक्रांति पे लगता है। भगवान शिव का महत्व है, शिव शक्ति भक्तों का प्रमुख मेला है। अब हम देख लेते हैं सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक मेले। देखो ताज महोत्सव है, आगरा में लगता है 20 मार्च से 29 मार्च। शिल्प ग्राम आगरा, ओके, शिल्प ग्राम आगरा में लगता है। कला शिल्प और लोक संस्कृति और संगीत से है। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, आगरा में ही लगता है, ये भी यमुना तट पर लगता है। प्रकृति क्या है, पशु मेला एवं सांस्कृतिक आयोजन है। महत्व क्या है, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख पशु मेलों में से है बटेश्वर मेला। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, होली के बाद लगता है। सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है और देवी मंदिर एवं सूफी दरगाह का संयुक्त केंद्र है। अगला देख लेते हैं, एक होता है देवा का मेला, है ना, बाराबंकी में होता है, और हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पे होता है ना। कहाँ पर, हाजी वारिस अली शाह की दरगाह। प्रकृति कैसी है, सूफी परंपरा आधारित सांस्कृतिक मेला है। सैयद सालार मेला, ओके, सैयद सालार मेला बहराइच में होता है। गाजी सैयद सालार मसूद की दरगाह है, किसकी, गाजी सैयद सालार मसूद की दरगाह, और ऐतिहासिक उर्स एवं मेला है ये। और देखो ये देखो प्रमुख उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले हैं और स्थान। तो यहाँ देख लो, उत्तर प्रदेश छठ मेला वास्तव में जेवर नोएडा क्षेत्र पश्चिमांचल में होता है। श्री दाऊजी मंदिर पर आयोजित आयोजित होता है। कहाँ पर, देखो बलदेव छठ मेला है, जेवर नोएडा क्षेत्र पश्चिमांचल में होता है, और श्री दाऊजी मंदिर में होता है ना। जल विहार का मेला कहाँ होता है, बुंदेलखंड में। बटेश्वर का मेला हमने देखा पश्चिमांचल, यानी कि एक तरह से जो आगरा क्षेत्र है, आगरा में होता है ना एक तरह से बटेश्वर का मेला, तो पश्चिमांचल बोल दिया थे। सुखताल का मेला, जो सुखताल का मेला मुजफ्फरनगर में होता है। अब देखो कथनों पर विचार करना है इन पे। तो और कह रहे हैं कि सही उत्तर चुनना है, तो देखो सी और ए सही है, और है ना, ए सही है, ए सही है, यानी कि भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, ओके। पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा क्या है, भोजपुरी। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बिहार तथा उत्तरी झारखंड में बोले जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। यह हिंदी की एक उपभाषा मानी जाती है।
अब देखो, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग के बारे में कहा गया है कि वहाँ के लोग हिंदी तथा अन्य भाषाओं का प्रयोग सहजता से कर सकते हैं, और भोजपुरी जो है ना वो हिंदी की उपभाषा ही है। ओके। अब प्रमुख क्षेत्र है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, उत्तरी झारखंड, यहाँ पे सब में भोजपुरी बोली जाती है। अब एक चीज़ और है कि देखो, उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक भाषाओं के बारे में बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट है। ब्रज भाषा की बात कर लेते हैं, कहाँ होती है? क्षेत्र देख लो, मथुरा में, आगरा में, अलीगढ़ में, हाथरस में, एटा में, कासगंज में, सब जगह ब्रज की भाषा ही है एक तरह से। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति परंपरा से जुड़ी हुई भाषा है। सूरदास, रसखान जैसे संत कवियों की रचनाओं की भाषा भी है। मधुरता और काव्यात्मक देखो, मधुरता एवं काव्यात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है एक तरह से। अवधि की बात कर लेते हैं। अवधि लखनऊ में, अयोध्या में, रायबरेली में, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, सब जगह अवधि बोली जाती है। तुलसीदास की रामचरितमानस की भी भाषा अवधि ही है। जायसी की पद्मावत अवधि में रचित थी। मध्य उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रभावशाली लोक भाषा है। भोजपुरी की बात कर लेते हैं हम। भोजपुरी वाराणसी, गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, आजमगढ़, पूर्वांचल जो है ना, वहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बोली जाने वाली लोक भाषाओं में से है। भारत के बाहर मॉरिशस में, फिजी, सूरीनाम आदि में भी प्रचलित है। लोकगीत, विरह और लोक नाट्य की समृद्ध परंपरा है ना। अब बुंदेली की बात कर लेते हैं। बुंदेली झांसी, ललितपुर, जालौन, महोबा और हमीरपुर में बुंदेली बोली जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख भाषा है। वीर रस की रचनाएं और आला उदल की गाथाएं जो है इसमें प्रसिद्ध हैं। लोक संस्कृति और वीर परंपराओं का सशक्त माध्यम है। कन्नौजी की देख लेते हैं। कन्नौजी कन्नौज, फर्रुखाबाद और कानपुर इटावा में बोली जाती है कन्नौजी। ब्रजभाषा और अवधी के बीच की संक्रमणकालीन बोली है कन्नौजी। मध्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लोक भाषाएं है ना। मध्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा देख लेते हैं। खड़ी बोली, कौरवी। जो कन्नौजी जो है वो मध्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक तरह से लोक भाषा हो गई। अब खड़ी बोली देख लेते हैं, जो कि कौरवी होती है। वो कहाँ बोलते हैं खड़ी बोली? मेरठ, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में। आधुनिक मानक हिंदी का आधार है। प्रशासन, शिक्षा और मीडिया की प्रमुख भाषा है, और हिंदी साहित्य के आधुनिक रूप का विकास इसी से ही हुआ है। अन्य महत्वपूर्ण बोलियां देख लेते हैं। सोन बघेली, जो बघेली बोली जाती है वो सोनभद्र और मिर्जापुर के कुछ भागों में बोली जाती है। उर्दू राज्य की द्वितीय राजभाषा है। उर्दू जो है राज्य की द्वितीय राजभाषा है। लखनऊ और रामपुर में विशेष सांस्कृतिक प्रभाव है इसका। अब देखो, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? जो ठुमरी की गायिका गिरजा देवी है, उनका जन्म देखो वाराणसी में हुआ था। कहाँ पे? वाराणसी में। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म कब हुआ था? 8 मई 1929 को। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। वाराणसी के निकट एक गांव में हुआ था। ये बनारस घराने की प्रमुख गायिका थी, और ठुमरी, दादरा, चौथी गायन में अद्वितीय योगदान था इनका। उत्तर मध्य क्षेत्र के सांस्कृतिक केंद्र की बात कर रहे हैं, तो देखो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक संस्थाओं का टॉपिक है, तो इलाहाबाद में। उत्तर मध्य क्षेत्र के सांस्कृतिक केंद्र स्थित है इलाहाबाद में। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है ना, पूरा नाम है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। 1985-86 में भारत सरकार द्वारा देश में कुल 7 आंचलिक सांस्कृतिक केंद्र बनाए गए थे। 7 क्या बनाए गए थे? आंचलिक सांस्कृतिक केंद्र। पटियाला में, कोलकाता में, तंजावुर में, उदयपुर, इलाहाबाद जो कि प्रयागराज है, दीमापुर और नागपुर में। ओके। इलाहाबाद का वर्तमान वर्तमान जो नाम है वो प्रयागराज है। आंचलिक सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना का उद्देश्य लोक कला परंपरा, संगीत, नृत्य एवं सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण एवं संवर्धन था। उत्तर प्रदेश की प्रमुख सांस्कृतिक संस्थाएं देख लो, प्रमुख कला एवं संगीत संस्थाएं देख लो। एक तो कई बार क्वेश्चन भी आया कि भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में है। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ में है। भातखंडे संगीत संस्थान इसका पहले नाम था। शास्त्रीय संगीत शिक्षा दी जाती है। भारत का सर्वाधिक प्रतिष्ठित संगीत शिक्षण संस्थान है। वर्ष 2022 में पूर्ण विश्वविद्यालय 2022 में पूर्ण विश्वविद्यालय का इसे दर्जा मिल गया था। योगदान है संगीत नृत्य शोधकार में। अब देख लो, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में है, 1962 में बनी थी। राज्य ललित कला अकादमी 1962 में बनी थी, लखनऊ में। चित्रकला, मूर्तिकला, दृश्य कला जो है विजुअल आर्ट्स के लिए है क्षेत्र। ललित कलाओं का संरक्षण और कलाकारों का प्रोत्साहन। अब देख लो, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में ही 1963 में बनी थी। क्षेत्र जो है इसका संगीत है, नृत्य विशेष रूप से कथक, लोक नाट्य।
कार्य जो है इसका कलाकारों को सम्मान, प्रशिक्षण और मंच प्रदान करना। एक और देखते हैं, राष्ट्रीय कथक संस्थान, वो भी लखनऊ में। विशेषता है कथक नृत्य, विशेषकर लखनऊ घराना का संरक्षण। भूमिका है कथक को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना। अब देखो एक और है भारतेंदु नाट्य अकादमी, ये भी लखनऊ में। रंगमंच, थिएटर और अभिनय के लिए पेशेवर नाट्य प्रशिक्षण और रंग कर्मियों का विकास है। भाषाई एवं साहित्यिक संस्थान, देखो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान है, वो भी लखनऊ में है। इसका है हिंदी भाषा और साहित्य का संवर्धन करना, साहित्यिक पुरस्कार, शोध एवं प्रकाशन। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, संस्कृत भाषा के लिए है क्षेत्र में। प्राचीन ग्रंथों का संरक्षण, संस्कृत शिक्षा का प्रचार। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, उर्दू भाषा और साहित्य का क्षेत्र है इसका। उर्दू साहित्य का संरक्षण, मुशायरों में साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन है। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी है ना, इसका काम क्या है, पंजाबी भाषा और संस्कृति का प्रचार, भाषाई विविधताओं का संरक्षण। सांस्कृतिक केंद्र एवं संग्रहालय, देखो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये है प्रयागराज में। भारत सरकार का ये सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन है ये। भारत सरकार संस्कृति का जो मंत्रालय है उसके अधीन उत्तर भारत में है ये। लोक कला, लोक संगीत, लोक नृत्य का संरक्षण एवं समन्वय। अब देखो अयोध्या शोध संस्थान, भगवान राम से संबंधित सांस्कृतिक, धार्मिक और पुरातात्विक है। शोध महत्व है, रामायण परंपरा का अध्ययन है। राष्ट्रीय संग्रहालय की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय लखनऊ में, मथुरा में और झांसी में है ये। प्राचीन मूर्तियां, पांडुलिपियां, ऐतिहासिक कलाकृतियों के लिए संग्रह है यहाँ पे इसका। प्रमुख सांस्कृतिक आयोजन एवं उत्सव, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। सभी लोक कलाओं का राज्य स्तरीय प्रदर्शन भी किया जाता है। प्रमुख महोत्सव कौन से हैं, लखनऊ महोत्सव, गोरखपुर महोत्सव, ताज महोत्सव है ना, जो कि आगरा में होता है। उद्देश्य क्या है, पर्यटन, संस्कृति, शिल्प एवं लोक कला का प्रचार करना। अब देखो उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य जो कौन कौन से, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य, देखो चरकुला, कर्मा, पांडव। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं चरकुला, कर्मा, जो कि पांडव, पाई डंडा है, नटवरी है, कार्तिक है, धीवर है, दोबिया राई, सहरा। दोबारा बोलता हूँ, चरकुला, कर्मा, पांडव, पाई डंडा, नटवरी, कार्तिक, धीवर, दोबिया, राई, सहरा। ये नृत्य उत्तर प्रदेश के विभिन्न सांस्कृतिक स्थलों ब्रज, बुंदेलखंड, पूर्वांचल आदि में लोक परंपराओं से जुड़े हुए हैं। किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई, कब हुई, 1975 में। भारतेंदु नाट्य अकादमी। अब देख लो भारतेंदु नाट्य अकादमी के बारे में थोड़ी डिटेल्स हैं। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना अगस्त 1975 में उत्तर प्रदेश शासन के की संस्कृति विभाग द्वारा की गई। ओके, प्रारंभ में यह संस्था भारतेंदु नाट्य केंद्र के नाम से स्थापित की गई थी। 1981 में इसका नाम बदलकर भारतेंदु नाट्य अकादमी कर दिया गया। पहले थी भारतीय नाटक केंद्र, 1981 में भारतेंदु नाट्य अकादमी हो गया। यह अकादमी उत्तर प्रदेश में नाट्य प्रशिक्षण, रंगमंचीय शोध एवं नाट्य संस्कृति के संरक्षण का प्रमुख केंद्र है। किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश स्थित है, तो कहाँ पर है, लखनऊ में है। सही है, राजकीय ललित कला अकादमी। राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश का मुख्यालय, उसका मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में। स्थापना कब हुई थी, 8 फरवरी 1962 की हुई थी इसकी स्थापना। यह संस्था उत्तर प्रदेश में चित्रकला, मूर्तिकला, ग्राफिक्स, प्रिंट मेकिंग आदि ललित कलाओं के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रशिक्षण हेतु कार्य करती है। अकादमी उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत आती है। ओके, अब देख लो उत्तर प्रदेश नाट्य कला। पहला तो देख लो भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में है। 1975 में संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के स्थापना की थी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली की तर्ज पर स्थापित है। अभिनय, निर्देशन, रंगमंच तकनीक में 2 वर्षीय डिप्लोमा होता है और उत्तर प्रदेश में पेशेवर रंगमंच को संस्थागत आधार प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में 1963 में आई थी। लोक नाटक, नौटंकी, स्वांग, भगत एवं शास्त्रीय नाटक का संरक्षण करते हैं। नाट्य महोत्सव का आयोजन है और वरिष्ठ रंगमंचों का भी सम्मान है। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ कथक नृत्य के लिए है, नाट्य से संबंधित है। अभिनय, भाव नृत्य और अभिव्यक्ति परंपराओं का संरक्षण है। प्रमुख निजी एवं स्वायत्त नाट्य समूह है, देखिए पहला है भारतीय जन नाट्य संघ, IPTA, आगरा, लखनऊ और वाराणसी इकाइयां हैं। सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर नाटक है। दर्पण लखनऊ उत्तर प्रदेश का पुराना और प्रतिष्ठित नाट्य समूह है।
एक और है हमारा यायावर। यायावर लखनऊ प्रयोग धर्मी और समकालीन रंगमंच के लिए प्रसिद्ध है। क्षेत्रीय नाट्य केंद्र अयोध्या शोध केंद्र है। रामलीला की विभिन्न शैलियों पर शोध एवं मंचन। वाराणसी रामनगर रामलीला विश्व प्रसिद्ध रामलीला है वाराणसी रामनगर की, यूनेस्को की अमूल संस्कृति विरासत में शामिल है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन होता है? कहाँ होता है भैया? गोवर्धन में होता है। मुड़िया पूर्णिमा मेला जिसे मुड़िया पन्नो मेला भी कहा जाता है का आयोजन प्रत्येक वर्ष गोवर्धन मथुरा वृंदावन क्षेत्र में किया जाता है। यह मेला आषाढ़ मास की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर किया जाता है। इस मेले में लाखों श्रद्धालु गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं और इसे ब्रज क्षेत्र के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में गिना जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरभा संगीत के इमदाद खानी घराने के लिए जाना जाता है? इमदाद खानी घराना किस चीज के लिए? सितार और सुरबहार के। कहाँ पर है? इटावा में। इटावा को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराने हेतु जाना जाता है। इमदाद खानी घराने के प्रवर्तक उस्ताद इमदाद खान थे, जिनके पिता साहेबदाद खान एक प्रसिद्ध सितार वादक थे। उस्ताद इमदाद खान ने सितार वादन में मींड, घसीट और झालर जैसी तकनीक का विशेष विकास किया और इस घराने की पहचान बनाई। अब देख लो, यहाँ उत्तर प्रदेश के घरानों की बात कर लेते हैं। लखनऊ घराना, यह घराना नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में विकसित हुआ और नजाकत व नफासत के लिए प्रसिद्ध हुआ। विधा इसकी कथक नृत्य और ठुमरी गायन थी। प्रमुख व्यक्ति पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, है ना। विशेषताएं कथक में भाव, अभिनय, अदाकारी और सौंदर्य पर विशेष बल है। कोमल, सजीव और अभिव्यक्ति पूर्ण शैली है। बनारस घराने की बात करते हैं। बनारस की संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा से प्रेरित यह घराना विविध विधाओं के लिए प्रसिद्ध है। विधा कौन कौन सी है? गायन, है ना, ख्याल, डुमरी, वादन में तबला, शहनाई और सितार, नृत्य में कथक की विशेष शैली है। प्रमुख व्यक्ति उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। पंडित किशन महराज तबला बजाते थे। गिरजा देवी ठुमरी लगाती थी। विशेषताएं बनारस की ठुमरों को पूर्व अंक की गायिका कहा जाता है। लय, बोल, बनाव और भावात्मक अभिव्यक्ति पर जोर दिया गया। आगरा घराने की बात कर लेते हैं। यह इसे रंगीला घराना भी कहते हैं, जिसकी जड़ें मुगल काल से संबंधित हैं। विधा है ध्रुपद, धमार और ख्याल गायकी। प्रमुख व्यक्ति हैं हाजी सुजान खान, उस्ताद फैयाज खान। और इसकी विशेषता है कि शक्तिशाली मर्दाना स्वर, गहन लयकारी और तानों की मजबूती। ध्रुपद परंपरा का प्रारंभ। अब एक है किराना घराना। यह किराना उत्तर प्रदेश के शामली जिले के किराना नामक स्थान से जुड़ा है और स्वर शुद्धता के लिए प्रसिद्ध है। विधा है ख्याल गायन। प्रमुख व्यक्ति हैं उस्ताद अब्दुल करीम खान, पंडित भीमसेन जोशी। विशेषताएं स्वरों की सूक्ष्म शुद्धता, विस्तारपूर्ण अवलाप, राकी आत्मा पर विशेष। अब देख लो, इटावा घराना। अन्य महत्वपूर्ण घरानों में इटावा घराना आता है। इमदाद खानी घराना। विधा है सितार और सुरबहार वादन, तानों की स्पष्टता और तकनीक दक्षता है इसमें। रामपुर के सहसवान का घराना है। विधा है ख्याल गायन और जटिल ताने और शक्तिशाली प्रस्तुति। अतरौली घराना है अलीगढ़ का। ख्याल और ध्रुपद गायकी का है। दुर्लभ और जटिल रागों का प्रयोग होता है इसमें। अगला देखते हैं, मेला और जनपद, है ना। अब देखो, देवी पाटन मेला, देवी पाटन मंदिर बलरामपुर में आयोजित होता है। काम्पील मेला महाभारत कालीन नगरी काम्पील फर्रुखाबाद में जो है उससे संबंधित है। बटेश्वर मेला यमुना तट पर आगरा जनपद में लगता है। और ददरी मेला उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध पशु मेला है, जो बलिया में गंगा तट पर आयोजित होता है। तो देखो, हमने बताया ना, अब जैसे ये बटेश्वर मेला जो है इसको सही क्रम में लगाना था ना, तो वही है सी का। बटेश्वर मेला जो है आगरा में लगता है। देवी पाटन मेला तो आगरा में, देखो बलरामपुर में लगता है। काम्पिल, जो सही उत्तर का चयन करना है, कुछ सही उत्तर का चयन करना है उत्तर प्रदेश के उसमें ना। आगे देखते हैं, किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी? देखो, रहीमुद्दीन खान ने। किसने दी थी? रहीमुद्दीन खान ने। शंभू महाराज के बारे में बात कर लेते हैं। भैया शंभू महाराज कौन है? शंभू महाराज लखनऊ घराने के प्रसिद्ध कथक नृत्य कलाकार थे। इनके पिता कौन? कालिका प्रसाद महाराज। और चाचा कौन है? बिंदादीन महाराज। बड़े भाई अच्छन महाराज और लच्छू महाराज थे, जिनसे उन्होंने कथक नृत्य की विधिवत शिक्षा प्राप्त की थी। ओके, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा उन्होंने उस्ताद रहीमुद्दीन खान से ग्रहण की थी। इस प्रकार देखो,
कथक प्लस शास्त्रीय संगीत का अद्भुत समन्वय था। गुरु जो थे संगीत के रहमुद्दीन थे और लखनऊ घराना भाव नजाकत था, अभिनय प्रधान शैली था। उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन कौन से हैं? तो देखो, उत्तर प्रदेश के हैं बिरह, चौती और ढोला। बिरह, चौती और ढोला मुख्य लोकगीत। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत देख लो। रसिया, देखो रसिया होता है, कजरी होता है, आल्हा होता है, बिरहा होता है, चौती, ढोला, है ना। ये गीत उत्तर प्रदेश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों जैसे पूर्वांचल, ब्रज, बुंदेलखंड आदि में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मौसमी अवसरों पर गाए जाते हैं। विरह विशेष रूप से ग्वाल समाज से जुड़ा हुआ एक लोकगीत है। चौती चैत्र मास में गाए जाने वाला लोकप्रिय लोकगीत है। ढोला जो है राजस्थान से प्रभावित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। देखो, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रवार प्रमुख लोकगीतों का विवरण है। पूर्वांचल जो भोजपुरी क्षेत्र है वहाँ की बात कर लेते हैं, जैसे वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ आदि में। तो विरह की बात करते हैं। सबसे पहले विरह विरह की बात करते हैं। तो विरह में क्या देखोगे कि पूर्वांचल का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत है। वीर रस है इसमें और ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन भी है इसमें, है ना। यादव समुदायों में विशेष रूप से प्रचलित है। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा है हमारा कजरी। क्या है? कजरी। कजरी के बारे में देख लो। कजरी वर्षा ऋतु सावन में गाए जाने वाला मधुर लोकगीत है। मिर्जापुर, वाराणसी क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय है। प्रकृति, विरह और प्रेम भाव इसकी प्रमुख विशेषता है। सोहर की बात करते हैं। सोहर देखो, संतान के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाला मांगलिक गीत है सोहर। पारिवारिक और सामाजिक उल्लास का प्रतीक है। अब ब्रज क्षेत्र की बात करते हैं। ब्रज क्षेत्र जो कि मथुरा आगरा क्षेत्र है, इसमें रसिया है, होरी है, झूला है ना। तो देख लेते हैं रसिया, होरी, झूला के बारे में। देखो, रसिया की बात करते हैं। भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंगों पर आधारित है। ब्रज की लठमार होली के समय विशेष रूप से गाया जाता है रसिया। होली जो है होली पर्व पर गाए जाने वाला उल्लासपूर्ण लोकगीत है और लोक और शास्त्रीय संगीत का सुंदर मिश्रण। झूला की बात करते हैं। झूला सावन मास में गाया जाने वाला भक्ति और श्रृंगार प्रधान गीत है। मंदिरों और घरों में झूला झूलते समय गाया जाता है। ओके। बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वहाँ पे जैसे झांसी और हमीरपुर क्षेत्र है, वहाँ की बात करते हैं। तो वहाँ पे देखो आला है, ईसुरी फाग है, हरदौल की मनौती है ना। इनके बारे में देख लेते हैं कि महोबा के वीर भाइयों आला और ऊदल की वीर गाथा आला में होती है और वीर रस का अत्यंत प्रसिद्ध और दीर्घ लोक महाकाव्य है। ईसुरी की फाग क्या है भैया? लोक कवि ईसुरी द्वारा रचित श्रृंगार रस प्रदान का फाग गीत है। बुंदेलखंड की पहचान माने जाते हैं। हरदौल की मनौती क्या है? लोक देवता लाला हरदौल की वीरता और त्याग पर आधारित गीत है ये। ओके, आगे देखते हैं। और विवाह मांगलिक अवसरों पर गाया जाता है। अवध क्षेत्र की बात करते हैं। अवध क्षेत्र जो कि लखनऊ और अयोध्या का क्षेत्र है। देखो, यहाँ पे दादरा और ठुमरी और कव्वाली दो ही तो होते हैं। तो इसमें देख लो, अर्ध शास्त्रीय गायन शैली है। दादरा और ठुमरी क्या है? अर्ध शास्त्रीय गायन शैली और लोकगीत से प्रेरित है। भाव और श्रृंगार रस प्रदान है। कव्वाली की बात करते हैं जो सूफी परंपरा से जुड़ा आध्यात्मिक लोक गायन है। अवध और रुहेलखंड क्षेत्र में लोकप्रिय है। तो एक सेक्शन हो गया। अब उत्तर प्रदेश के हम भूगोल की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का भूगोल। तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश में देवी पाटन मंडल का हिस्सा है? तो देखो, पहले हम थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में देवी पाटन डिवीजन जो है की स्थापना 1997 में हुई थी। इस मंडल में क्या क्या आता है? देखो, बहराइच आएगा, बलरामपुर, श्रावस्ती जिले सम्मिलित हैं। बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती। इस मंडल का मुख्यालय कहाँ है? गोंडा में। अलग करके गोंडा, इस जिले का मुख्यालय गोंडा से अलग कर दिया है ना, ताकि क्षेत्रीय प्रशासनिक सुविधा बढ़ाई जा सके। देवी पाटन मंडल का नाम देवी पाटन शक्तिपीठ टनकपुर के समीप बलरामपुर के नाम पर रखा गया था। यह मंडल पूर्वांचल क्षेत्र का हिस्सा है और नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। देवी पाटन मंडल के प्रमुख जिले हैं बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती। बहराइच में प्रसिद्ध चौधरी चरण सिंह वन्य अभ्यारण्य जो कि है कतनेरिया घाट है ना। चौधरी चरण सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य है कतरनिया घाट में, बहराइच में, है ना। वो प्रसिद्ध है यहाँ पे। बलरामपुर में सुगौली की संधि का ऐतिहासिक महत्व रहा है और यह बौद्ध तीर्थ स्थल श्रावस्ती के निकट है। ओके। उत्तर प्रदेश प्रशासनिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। वर्तमान में राज्य को 18 मंडलों जो 18 डिवीजन्स में बांटा गया है। 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ओके। मंडल व्यवस्था का उद्देश्य प्रशासन को अधिक प्रभावी और विकेंद्रीकृत बनाना है। प्रशासन को क्या बनाना है? हमें अधिक प्रभावी बनाना है और विकेंद्रीकृत बनाना है, इसलिए हम मंडल व्यवस्था को लेके आए हैं।
अब देखो सबसे उत्तर प्रदेश के काफ़ी ज़्यादा जो फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे अधिक जिलों वाला मंडल है उत्तर प्रदेश। देखो सबसे अधिक जिलों वाला मंडल, देखो लखनऊ मंडल जो है उसमें 6 जिले हैं, ओके। जो मंडल हम बात कर रहे हैं जिसमें सबसे अधिक जिले हैं वो लखनऊ मंडल है जिसमें 6 जिले हैं, और कानपुर कानपुर मंडल है उसमें भी 6 जिले हैं। अब देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है लखीमपुर खीरी है, ओके। सबसे छोटा जिला जो है हापुड़ है। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है एवं उनके अंतर्गत जिले। देखो सबसे पहले लखनऊ मंडल जो कि हमने बताया बहुत बड़ा मंडल है, उसमें जिले कौन कौन से आएंगे? जिले आएंगे हमारे लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, है ना। हरदोई और ये सब भी आता है लखनऊ मंडल में। अब देखो कानपुर मंडल की बात करते हैं। कानपुर मंडल में क्या आएगा भैया? कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और ये, ओके। अब देखते हैं मेरठ मंडल। मेरठ मंडल में हमारा है मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हापुड़। यानी कि तीन तीन छह ही हो गए ना, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हापुड़ से। अयोध्या मंडल की बात कर लेते हैं। अयोध्या मंडल में अयोध्या आ गई हमारी, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, अम्बेडकर नगर। अलीगढ़ मंडल देख लेते हैं, उसमें अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज। आगरा मंडल में आगरा मंडल में आएंगे हमारे आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। वाराणसी मंडल में आएगा हमारा वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली। गोरखपुर मंडल में आएगा गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर। अब देखो देवी पाटन मंडल में आएगा हमारा गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच। मुख्यालय इसका गोंडा है। ये क्वेश्चन आया था अभी देवी पाटन मंडल का। बरेली मंडल की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है? बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, बदायूं। मुरादाबाद मंडल की बात करते हैं। मुरादाबाद मंडल में बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, संभल। प्रयागराज मंडल, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी। चित्रकूट मंडल, बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। मुख्यालय बांदा में है। मिर्जापुर मंडल, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही। आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़, मऊ, बलिया। बस्ती मंडल, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। झांसी मंडल, झांसी, ललितपुर, जालौन। सहारनपुर मंडल, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। ये पूरा हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले उत्तर प्रदेश के केवल एक अन्य जिले के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? देखो ये थोड़े फैक्ट्स हैं, उन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। देख लेते हैं, पहले फैक्ट देख लेते हैं। ललितपुर जिला है, देखो एक जिला है ललितपुर, जो उत्तर प्रदेश का एक मात्र ऐसा जिला है जो केवल एक झांसी जिले के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ओके। अब ललितपुर का क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। यह भौगोलिक रूप से अर्धद्वीप की भांति है, यानी लगभग सभी ओर से एक से दूसरे राज्य मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है ललितपुर जो है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश से केवल एक अन्य जिले के साथ, जो कि झांसी है के साथ है, हमारा ललितपुर है, सही है। और चारों तरफ से घिरा है जो कि मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश इसलिए यह उत्तर प्रदेश का एक मात्र ऐसा जिला है जो राज्य के भीतर केवल एक जिले से जुड़ा है। ललितपुर बुंदेलखंड जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का दक्षिणी छोर पर स्थित जिला है। ललितपुर क्या है? बुंदेलखंड क्षेत्र का दक्षिणी छोर पर स्थित जिला है, जिसे उत्तर प्रदेश का प्रायद्वीपीय जिला कहा जाता है। यह झांसी मंडल के अंतर्गत आता है। ललितपुर के चारों ओर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, सागर और छतरपुर जिले स्थित हैं। मध्य प्रदेश के 3 जिले हैं, टीकमगढ़, सागर और छतरपुर जिले, जो कि ललितपुर को चारों तरफ से घेर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी बिंदु ललितपुर जिले में स्थित है। इस जिले की प्रमुख नदियां जो हैं वो बेतवा और जमुना है ना, बेतवा और जमुना। यहाँ ऐतिहासिक स्थल जो है देवगढ़ का किला है, देवगढ़ किला, ओके। अब देखो सहारनपुर जो है वो शामली, मुजफ्फरनगर आदि जिलों के साथ सीमा साझा करता है, तो यह केवल एक जिले से नहीं जुड़ा हुआ है। और सोनभद्र की भी अगर हम बात करते हैं ना, सोनभद्र यह कई जिलों जैसे मिर्जापुर, चंदौली, राबर्ट्सगंज स्वयं का मुख्यालय भी है इसका, आदि के अलावा बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों से भी सीमा साझा करता है, ओके। क्वेश्चन देखते हैं कौन सा सही है। तो इसमें देखो केवल एक सही है, यानी कि रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। तो थोड़े फैक्ट्स वगैरह और ये सब देख लेते हैं। देखो रामगंगा नदी की बात करते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख सहायक नदी है। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है।
देखो बेतवा नदी है ना, बेतवा नदी जो है यमुना नदी की एक सहायक नदी है। बेतवा नदी जो है एक यमुना नदी की सहायक नदी है और यह हमीरपुर उत्तर प्रदेश के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। हमीरपुर उत्तर प्रदेश के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। अब देखो उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में हम बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप का है, क्वेश्चन आते रहते हैं इस पे से। देखो उत्तर प्रदेश की नदियां राज्य की एक जीवन रेखा हैं। इनके उद्गम के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांट दिया गया है। देखो कौन-कौन सी हैं? हिमालय जो सदैव प्रवाही नदियां हैं। उसके बाद मैदानी भाग की नदियां हैं और तीसरी हैं दक्षिणी पठारी प्रायद्वीप नदियां। ओके, तो अब पहले देख लेते हैं हिमालय से निकलने वाली नदी जो हिमालय नदी कहते हैं, हिमालयी नदी है ना, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह नदी हिमालय हिमालयी हिमनदों, यह नदियाँ जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हिमनदों ग्लेशियर से निकलती हैं तथा बर्फ पर जल युक्त रहती हैं। गंगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है जो कि लगभग 1450 किलोमीटर राज्य में प्रवेश जो कि लंबा देखो गंगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी। प्रवेश जो है इसका बिजनौर से और निकास क्या है बलिया से। प्रवेश क्या है बिजनौर, निकास बलिया से। और कितने किलोमीटर लंबी है? 1450 किलोमीटर राज्य में गंगा नदी रहती है। धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, यमुना की बात करते हैं। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। प्रवेश इसका कहाँ है? सहारनपुर में। और संगम कहाँ है? प्रयागराज में गंगा नदी से संगम इसका हो जाता है ना। अन्य प्रमुख हिमालयी नदी है रामगंगा जो कि कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है, और शारदा नदी, शारदा या काली है ना, घाघरा, राप्ती, गंडक। अब देखो हम देखते हैं मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ। इन नदियों का देखो इन नदियों का उद्गम झीलों, दलदली क्षेत्रों अथवा तराई क्षेत्रों से होता है। जैसे गोमती है ना, गोमती गोमती का उद्गम कहाँ से होता है? देखो वो गोमती का उद्गम होता है पीलीभीत का गोमतलाल जो फुलहर झील है ना, वहां से होता है। प्रमुख नगर है लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर। एक और है बरुणा। बरुणा का कहाँ से होता है? बरुणा वाराणसी क्षेत्र में प्रवाहित गंगा की एक सहायक नदी है। अन्य मैदानी नदियां जैसे सई और जो होता है ईसन, सई और ईसन। अब आता है दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियां। देखो इन नदियों का उद्गम विंध्य एवं प्रायद्वीपीय पठार से होता है। विंध्य और प्रायद्वीपीय पठार से ये मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती हैं। चंबल, देखो एक चंबल नदी है, यहाँ 3 नदी हैं चंबल, बेतवा, सोन है ना। तो चंबल देख लो, गहरे जो गड्ढे हैं, गहरे गड्ढों के लिए, गहरे गड्ढे जो रेविंस हैं इसके लिए प्रसिद्ध है। इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। बेतवा नदी की बात करते हैं जो हमीरपुर के पास यमुना में संगम में होता है इसका। माता टीला बांध इसी नदी पर स्थित है। ओके, फिर उद्गम कहाँ से होता है? सोन नदी का अमरकंटक से। प्रवाह क्षेत्र है सोनभद्र, मिर्जापुर है ना। अन्य प्रमुख नदी हैं जैसे केन और टोंस। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? अब देख लो, देखो बडुआ बांध की बात करते हैं। ये बांका जिला बिहार में है। कहाँ पर है? बांका जिला बिहार में। अडवा बांध जो है, अडवा अडवा बांध मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। अहरौरा बांध मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। बघेलखंड बांध है बलरामपुर उत्तर प्रदेश में। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध। सिंचाई एवं जल विद्युत एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए करते हैं। देखो उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांधों की सूची है। पहला तो आता है रिहंद बांध, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध भी इसे बोलते हैं। नदी रिहंद नदी भी है। स्थान पीपरी जिला सोनभद्र में। ओके, प्रकार कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांध है ये। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है। भारत की प्रमुख कृत्रिम झीलों में से एक है। सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण के लिए काम में आता है। एक है माता टीला बांध, माता टीला बांध। ये कहाँ पर है? बेतवा नदी पे है माता टीला बांध, ललितपुर जिले में पड़ता है। बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख सिंचाई योजना है। सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन के लिए यूज होता है। रामगंगा बांध की बात करते हैं, ये वही है रामगंगा में है और स्थान है धामपुर जिला बिजनौर में है ना। स्थान धामपुर जिला बिजनौर। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के काम में आता है। परीक्षा बांध है, परीक्षा बांध जो बेतवा नदी पे है, झांसी जिले में है और जल विद्युत उत्पादन सिंचाई के काम में आता है। अर्जुन बांध, अर्जुन बांध कहाँ है? अर्जुन नदी पे है और स्थानीय सिंचाई परियोजना के काम आता है। आगे देख लो, और एक है अहरोरा बांध। अहरोरा बांध जो है वो कहाँ पर है? मिर्जापुर में है और सिंचाई जल प्रबंधन के काम में आता है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? हापुड़। अभी तो देखा था मैंने, हापुड़ सबसे छोटा है। अब देखो लो क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के जिलों का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर निम्नलिखित है। देखो हमीरपुर आता है 4021 वर्ग किलोमीटर। हमीरपुर कितना है? 4021 किलोमीटर वर्ग है ना।
वर्ग किलोमीटर, हरदोई 5,986 किलोमीटर, हाथरस 1840 वर्ग किलोमीटर और हापुड़ 660 वर्ग किलोमीटर। हापुड़ जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। हापुड़ जिला उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। हापुड़ का गठन वर्ष 2011 में गाजियाबाद जिले से पृथक होकर कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश के जिले क्षेत्रफल एवं प्रशासनिक संरचना की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश प्रशासनिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ओके, वर्तमान में राज्य में कुल 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं, डिवीजन्स, और राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश 75 जिले, 18 मंडल, सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा जिला है हापुड़, क्षेत्रफल में भारत में चौथा स्थान है। एनसीआर से जुड़े 8 जिले हैं। कुछ मुख्य तथ्य, प्रमुख तथ्य हैं। देखो, कुल जिले 75, मुख्य मंडल हैं टोटल 18, कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से हापुड़। उत्तर प्रदेश के शीर्ष 5 बड़े जिले क्षेत्रफल के अनुसार लखीमपुर खीरी 7,680 वर्ग किलोमीटर, सोनभद्र 6,788 से 6,905 वर्ग किलोमीटर, हरदोई 9,000 हरदोई है 5,986 वर्ग किलोमीटर, बहराइच है 5,745 और प्रयागराज 5,482 वर्ग किलोमीटर। अन्य प्रमुख जिलों का क्षेत्रफल देख लेते हैं। देखो, झांसी का है 5,024 वर्ग किलोमीटर, आगरा का 4,027 वर्ग किलोमीटर, अलीगढ़ का 3,747 वर्ग किलोमीटर, लखनऊ का राज्य की राजधानी, लखनऊ जो है राज्य की राजधानी है, मध्यम क्षेत्रफल है, गाजियाबाद क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है लेकिन अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। हापुड़ जो है वो लगभग 660 वर्ग किलोमीटर का है और सबसे छोटा जिला है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर से संबंधित है। देखो, 8 जिले एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन का हिस्सा हैं। कौन कौन से हैं? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर एंड शामली। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखो, उत्तर पूर्वी शहर कौन सा हो गया? बलिया। बलिया की बात कर लेते हैं। बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी स्थित जिला है, पूर्व में स्थित जिला है। इसकी पूर्वी सीमा बिहार राज्य से मिलती है। बलिया जिले की भौगोलिक स्थिति से उत्तर प्रदेश का अंतिम पूर्वी छोर बनाती है। यह जिला गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसकी भौगोलिक पहचान को सुदृढ़ करता है। बलिया उत्तर प्रदेश के 3 जिलों मऊ, गाजीपुर, देवरिया तथा बिहार के 3 जिलों भोजपुर, सारण, सिवान से घिरा हुआ है। ओके, भौगोलिक स्थिति विस्तार देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा है, चौथा सबसे बड़ा राज्य है। कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक दृष्टि से यह राज्य उत्तर भारत के मैदानी भाग में स्थित है और ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा प्रशासनिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अक्षांश देख लेते हैं। देखो, 23 डिग्री 52 मिनट अक्षांशीय विस्तार है। 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तर अक्षांश तक। 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तर अक्षांश तक इसका भौगोलिक विस्तार है। उसके बाद देख लो देशांतरी विस्तार देख लेते हैं। 77 डिग्री 5 मिनट से पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर तक। 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर। भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं। पूर्व से पश्चिम लंबाई 650 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण चौड़ाई है 240 किलोमीटर। प्राकृतिक प्रदेश देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश को भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रमुख प्रदेश प्राकृतिक प्रदेश में बांटा है। भाबर एवं तराई प्रदेश, गंगा यमुना का मैदान और दक्षिणी पठारी प्रदेश। देखो, भाबर एवं तराई प्रदेश में जो है उत्तरी सीमा पर है, नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है। गंगा यमुना का क्षेत्र राज्य का सबसे विस्तृत एवं उपजाऊ भाग है और दक्षिणी पठारी जो प्रदेश है बिंद क्षेत्र से प्रभावित सोनभद्र व आसपास का क्षेत्र।